अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। सबसे पहले जिक्र करते हैं नाजरीन आज की अहम तरीन ख़बर का। PTI के सदर और साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को बिलाखिर पंजाब पुलिस ने लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया है और उन पर तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल। सूरत हाल के बारे में जानते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल वक्त देने के लिए। इनफैक्ट बताइएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है और गिरफ्तारी किसी एक ही मुकदमे में हुई है या फिर परवेज़ इलाही साहब को दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार किया जा रहा है या किया जाएगा? देखिए शराई साहब, परवेज़ इलाही के खिलाफ तो मुकदमात तो काफ़ी हैं। उनके खिलाफ जो अभी हमें बताया जा रहा है एंटी करप्शन की जानिब से उनकी जो गिरफ्तारी है, ये गुजरात में बेसिकली कुछ तरक्याती स्कीमें थी, उनमें किकबैक लेने का इल्ज़ाम है। उसके साथ साथ उनमें एम्बेजलमेंट जो हुई थी, ये बेसिकली ये वो केस है परवेज़ इलाही के खिलाफ जिसमें आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही के खिलाफ और भी मुकदमात दर्ज हैं, यहाँ तक कि उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म कोड जो है उसमें भी मुकदमा दर्ज है। लेकिन जो गिरफ्तारी आज इन्होंने डाली है वो है गुजरात में तरक्याती स्कीमों में एम्बेजलमेंट और किकबैक्स का मुकदमा है। बेसिकली इसमें परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही जो हैं वो दोनों के खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की जा रही थी। परवेज़ इलाही अगरचे पहले तो जो है वो उन्होंने इस गिरफ्तारी से बचने में वो कामयाब हो गए थे, लेकिन आज वो पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को चकमा नहीं दे सके। और जब वो घर से निकल रहे थे, उनके तर्जमान का ये कहना है कि परवेज़ इलाही जो अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत के लिए जा रहे थे, लेकिन ऑलरेडी जो ज़हूर इलाही रोड है उसको पहले ही यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। कुछ दिनों से पंजाब पुलिस ने और एंटी करप्शन के जो काम है वो भी यहाँ पर मौजूद होते थे। आज उन्होंने मैनेज कर लिया और परवेज़ इलाही को जब वो अपने घर से निकल रहे थे गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज़ इलाही के तर्जुमान का ये कहना है कि जब परवेज़ इलाही जा रहे थे उनके साथ उनके अपनी फैमिली मेंबर्स थे, उनमें फीमेल मेंबर्स भी थी और उनके साथ भी पुलिस की जानिब से जो है वो बदतमीजी की गई। ये तो तर्जुमान का मौकफ है। और यही जानना चाहूँगा बिलाल, ये जो दावा किया जा रहा है PTI की जानिब से या उनके साहबजादे की जानिब से कि गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं, और फिर कुछ जो वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं उसमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन मिसहैंडल हुई है, तो क्या हुआ, क्या मज़ाहमत की गई है या नहीं? मज़ाहमत न करने के बावजूद भी इसी तरह का तरीका अपनाया गया गिरफ्तारी के लिए जो नजर आ रहा है सामने? देखिए, खुद जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के आमिर मीर, उन्होंने भी ये कहा है कि मज़ाहमत की गई परवेज़ इलाही की जानिब से, और जब उन्हें रोका गया, जब वो घर से निकल रहे थे तो वो गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे थे, उस पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए जो है वो उन्हें गाड़ी से निकाला और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान जो है परवेज़ इलाही की जानिब से मज़ाहमत की गई है। जबकि जो तर्जमान हैं क्यू लीग के और जो इस वक्त, क्योंकि परवेज़ इलाही जो है PTI में शामिल हो चुके हैं, सदर हैं वो खुद PTI के, तो उनके जो तर्जमान हैं उनका ये कहना है कि जो पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से मिसबिहेव किया गया परवेज़ इलाही और उनके अहले खाना के साथ साथ। इस वक्त एंटी करप्शन पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जा चुके हैं। परवेज़ इलाही का जो SOP है प्रॉपर के एक मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, तिब्बी मुआयना किया जाएगा और फिर उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाना है। क्योंकि गुज़श्ता जो समाअत हुई थी एंटी करप्शन कोर्ट में, उसमें परवेज़ इलाही की जानिब से एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया था और हाजिरी से इस तरह की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट था उसे रिजेक्ट कर दिया था और पुलिस को और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ये कहा गया था कि 2 जून को परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो ऑलरेडी कल क्योंकि 2 जून है तो परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया जाना है। अब देखना यह है कि क्योंकि परवेज़ इलाही के खिलाफ दीगर भी और भी मुकदमात हैं, इवन इस्तादे दहशतगर्दी की अदालत में भी मुकदमात हैं, न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरांवाला और भी मकामात पर उनके खिलाफ मुकदमात हैं। तो क्या परवेज़ इलाही का जो रिमांड है वो ये लिया जाएगा, उन्हें फिर लाहौर में ही रखा जाएगा या फिर उन्हें गुजरात या फिर जो दीगर मुकदमात हैं उनमें भी इन्वॉल्व करते हुए उनमें भी उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और इस तरह उन्हें भी शायद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कराई जाएगी। यकीनी तौर पर अब यही मेरा ख्याल में देखना बाकी है। नाज़रीन, यहाँ सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत की सूरत हाल और ऐसे में कि आज डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 20 रुपए का इजाफा हुआ है और साथ में इतलात कुछ ये भी हैं कि अब हुकूमत वक्त ने नामुकम्मल IMF प्रोग्राम को अलविदा कहने का फैसला किया। उसके बगैर एक बजट आएगा और इसके बाद एक बेल आउट पैकेज की बातें की जा रही हैं। कितना आसान है पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज लेना? माहिरीन के साथ गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। अगर देखा जिस वक्त मुल्क की मशत की सूरत हाल, तो जो इन्फ्लेशन का रेट है एक माह का गोया कि 38% मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जबकि साथ साथ जो ग्रोथ रेट है वो भी बड़ा मायूस कुन गोया कि 0.29% गोया कि ये भी लोएस्ट तरीन एक तस्वर होता है। और ऐसे में कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम को भी मुकम्मल नहीं कर पा रहा, बल्कि अब लगता है कि इसको अधूरा छोड़ने जा रहा है। और ऐसे में हुकूमत वक्त को एक बजट देना है। वो बजट कितना मुतासर कुन होगा, कितना आवाम के लिए फ्रेंडली होगा, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हसनाउल्लाह खान साहब, हमारे चीफ रिपोर्टर नॉन न्यूज़ के। उनके साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप साबिक मशीर हैं वजारत ख़जाना के, और उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, आप माहिर माशियात हैं। तो खुर्रम शहजाद साहब, इनफैक्ट पहला सवाल मैं आप ही के सामने रखना चाहूँगा। इस वक्त इत्तलात ये हैं कि अब हुकूमत वक्त ने इस IMF प्रोग्राम को अधूरा छोड़ के शायद बजट के बाद एक बेल आउट पैकेज की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस दौरान फिर एक बजट भी पेश किया जाएगा। आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ा लॉजिकल डिसीजन है, ऐसे ही होना चाहिए था? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो देखें, बात यह है कि जो डिसीजन है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कहने से जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा नहीं करते और अगले प्रोग्राम की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इस प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं जो भी बाकी हैं वो ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम में ना सिर्फ कन्वर्ट होंगी, बल्कि उसमें तो बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो शराइत हो सकती हैं, और वो शायद इतना आसानी से मिले भी ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पहले करनी पड़ेंगी, और शायद इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं काफ़ी हद तक। तो मेरे ख्याल में ये कह देना सिर्फ कि जी हम अगले प्रोग्राम में जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को छोड़ रहे हैं, तो ये हमारा डिसीजन नहीं हो सकता। सिर्फ IMF इसको देखेगा किस तरह से कि हम क्या दूसरे प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, ऑल टुगेदर एक नए प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि हमें इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहिए, और हो सके तो हम ये जो 3 रिव्यूज़ हैं इसके बाकी, इसमें थोड़ी और एक्सटेंशन लें, जिसमें मे बी अगस्त सितंबर तक हम चले जाएं और हम इसे पूरा करें, ताकि हम जो नई गवर्नमेंट आए, इलेक्शंस हो टाइम पर, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आए नए मैंडेट के साथ आए, वो कोई भी हो, वो जो है नया प्रोग्राम करे और बड़ा प्रोग्राम हो, और सही मैंडेट 5 साल का एक नया मैंडेट के साथ आए। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि जी हम नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, ये हमारी साइड से इनफ नहीं होगा, और इस तरह होगा भी नहीं। ये बहुत मुश्किल होगा कि हम नया प्रोग्राम जो है इस तरह से जो है वो डील कर सके। मेरे ख्याल में इसको आगे लेके जाना होगा। जी सनाउल्लाह, मेरे ख्याल यही सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं कि वो प्लान बी या वो विल मैनेज इट, इसहाक डार साहब ने कह तो दिया, बट आपको लगता है कि थिंग्स आर इन प्लेस, कर लेगी हुकूमत वक्त? शराई साहब, मैं आपसे इसी पे सवाल करता हूँ, ये प्लान बी हो क्या सकता है ही नहीं कोई प्लान बी आपके पास। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है IMF के पास जाने के अलावा। और जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि जब आप नए प्रोग्राम में जाएंगे तो इनकी जो शराइत हैं वो तो आगे चली जाएंगी, पास आन हो जाएंगी, और नई शराइत भी आ जाएंगी। और नई शराइत किस किस्म की हो सकती हैं और क्या शराइत हो सकती हैं, वो क्योंकि डिस्कस की गई हैं। वो आगे 30 जून को ये प्रोग्राम या तो इन्होंने मुकम्मल करना है, 9वां 10वां रिव्यू, या ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद फिर आप नई प्रोग्राम के लिए आप जाएंगे उसमें, तो उसके लिए प्री रिक्वेस्ट होगी काफ़ी चीज़ें, जिसमें आपको एक तो जो करेंसी मार्केट है उसको टोटल 100% डीरेगुलेट करना पड़ेगा, स्टेट बैंक को मुकम्मल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, ये डिमांड होगी। और जो सबसे ख़तरनाक डिमांड होगी वो आपके एक्सपेंडिचर पे फ्रीज़ होगा और कट होगा, और उसमें डिफेंस के एक्सपेंडिचर भी शामिल होंगे। तो ये इस किस्म की शराइत आएंगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अभी तक आपने इस किस्म के इकदाम किए हुए हैं जिसने आपको इम्पोर्ट को आपने कटेल किया हुआ है बहुत ज़्यादा। आपको पता है एलसियाँ रोकी हैं, और भी कई इकदाम हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, रॉ मटेरियल तक नहीं आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें RD लगाई हैं 100% की, तो उससे कंट्रोल किया हुआ है। और इसीलिए आपका करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ है 2 महीने से। जब ये ओपन अप होंगी चीज़ें तो फिर आपके लिए चाहिए होगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही है, वो घट रही है। आपके रेमिटेंसेस भी कम हुए हैं, कितने बढ़ा लेंगे? 20%। आपके रेवेन्यू का इशू है ही नहीं इस मुल्क में। जो टैक्सेशन है उसकी ग्रोथ बहुत बेहतर है दुनिया के बाकी अगर हमारे जैसे मुल्क हैं। मसला हमारे एक्सपेंडिचर का है, और सबसे बड़ा उसमें एक्सपेंडिचर का खर्चा आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, जो आपके पास फेडरल के पास नेक्स्ट ईयर सूबों को दे के पैसे बचेंगे उससे भी ज्यादा है।
वो liabilities उससे ज्यादा हैं। 6.5 ट्रिलियन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बचेगा, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट 7.5 ट्रिलियन वो आ रही है। क्या इंटरेस्टिंग। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आप ही की तरफ आऊँगा, आपसे बात नहीं हो पाई। इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम अगर नहीं भी मिलता तो वी विल मैनेज इट, और डॉक्टर जो आयशा साहब हैं वो तो फरमा रही हैं कि प्लान बी भी इन प्लेस है। तो आपको लगता है कि हुकूमत वक्त के पास कोई प्लान बी है जिसके नतीजे में बहरहाल इकॉनमी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और बजट भी बेहतरीन अंदाज में लेके आगे बढ़ेंगे हुकूमत वक्त? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आई थिंक प्लान बी जो है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता। प्लान बी ये तो हो सकता है कि हम कुछ अर्सा ड्रिफ्ट करने के लिए चाइना से, सऊदी अरेबिया से, मल्टीलैटरल से कुछ पैसे ले लें। अभी हमें 4 अरब डॉलर चाहिए जून के माह में, इनमें से 2.3 अरब डॉलर आपको शायद चाइना से मिल जाएंगे। आप ये वक्त गुजार लेंगे। असल प्लान वही है कि आपको IMF करना है, चाहे वो अभी करना हो या हम बाद में करें, आपको IMF तो हर सूरत में करना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि प्लान बी जो है वो कोई ऐसा प्लान है जो कि दूरदराज साबित हो सकता है। आई थिंक जो असल प्लान है इस वक्त वो यूं है कि किसी तरह 9th रिव्यू जो है उसको कंप्लीट किया जाए। अगर 9th रिव्यू की कंप्लीशन हो जाती है तो फिर आपको कुछ खातिर खा रकूम जो है वो हासिल हो जाएंगी। 3 अरब डॉलर आपको आ जाएगा UAE और सऊदी अरेबिया से, 1.5 अरब डॉलर के करीब आपको मल्टीलैटरल से आ जाएगा। एक राइज प्रोग्राम है, एक हमारा AIIB के साथ प्रोग्राम है, कुछ 700 मिलियन डॉलर हमारे आने हैं फ्लड्स की पैसे। अगर ये तीनों पैसे आ जाते हैं आपके पास तो आई थिंक आपको 5-5.5 अरब डॉलर का एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक हुकूमत की थिंकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो यही है कि किसी तरह 9th रिव्यू को कंप्लीट किया जाए। 9th रिव्यू की जो कंप्लीशन है आपको ये फंड्स दे देगी, इससे आप राइड आउट कर पाएंगे। क्योंकि जो अब 10th और 11th रिव्यू है वो तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। इस प्रोग्राम को 4 साल हो जाएंगे जून में। आई थिंक इसकी एक्सटेंशन ना हुकूमत मांग रही है या अभी तक नहीं मांगी एटलीस्ट, और आई थिंक 4 साल बाद शायद इसकी एक्सटेंशन भी नहीं होगी और उसके बाद एक नए प्रोग्राम। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर से लेके वजीर खजाना की स्टेटमेंट है वो तो हमें यही बता रही है कि जितनी शराइत थी सबको कबूल कर लिया गया है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है, उसके बावजूद IMF के एंड के ऊपर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कहीं आपको लग रहा है कहीं इस मामले पे पॉलिटिक्स हो रही है? इफ्तिखार साहब देखें, बात तो बहुत सादी सी है। आप नेथन पोर्टर का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसने 3 बिल्कुल क्लियर चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जिसमें अभी तक हम एक जैसी पेज पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने 6 अरब डॉलर जमा करने हैं, हम कह रहे हैं हमें 4.5 अरब डॉलर जमा करने हैं। ये एग्जैक्ट एस्टिमेट है। अब इसका फर्क इसलिए आ रहा है कि एक 1.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का फर्क है। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि आप रुपए की जो मार्केट मूवमेंट है उसको होने दें। और जैसे कि आज आपने देखा कि हमने एक स्टेट बैंक से जब मूव किया अपनी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी तो उससे एक फ़र्क जो है वो एस्टैब्लिश बहुत बड़ा हुआ था 11% का, वो सुकड़ गया है। यानी कि 30 रुपए का फ़र्क जो है वो कहीं 10 से 15 रुपए पर आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया। और तीसरी कंडीशन उनकी जो है वो ये है कि चूंकि अब हम बहुत आगे जा चुके हैं तो आपको बजट ऐसा प्रेजेंट करना है जो फंड की जो खद्दोखाल है उसमें रह के किया जाए। उसकी भी वजह यही है कि आगे फंड देख रहा है कि हमें एक और प्रोग्राम करना है, सो वो फंड चाहता है कि हम उसी राह पे रहें। अगर ये 3 काम आप कर लेंगे, और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ने वेरी रिसेंटली शेयर किए हैं बजट एस्टिमेट्स IMF से। आई थिंक ये भी हुआ है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द MD। उससे पहले तो पाकिस्तान का स्टांस ही डिफरेंट था और वो यूं था कि पाकिस्तान नवा रिव्यू कंप्लीट कराना चाहता था, फिर अहदाफ शेयर करना चाहता था, पर अथॉरिटीज़ ने एक लीनियंट व्यू अब लिया है और अब चूंकि शेयर कर लिए हैं, सो ये तीनों चीज़ों पे अगर हम कहीं आगे मूव कर पाएंगे तो हो सकता है कि 9th रिव्यू की कंप्लीशन हो जाए। 9th रिव्यू की कंप्लीशन पैसों के अलावा, इफ्तिखार साहब सिर्फ आखिरी बात यह कि बहुत ज़रूरी इसलिए है कि यही पेव करेगी वे फॉर अ न्यू प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। मुनासिब, एक पॉइंट टेकन जी। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो खुर्रम शहजाद साहब के सामने रखेंगे कि वाकई ये 3 कंडीशंस हैं या कुछ और एलिमेंट्स भी हैं कि जो IMF प्रोग्राम में ताख़ीर का बायस बन रहे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खुर्रम साहब आप ही की तरफ आऊँगा। सर
डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि शायद 3 कंडीशन अभी भी बाकी हैं जो पूरी करनी है, तब जाके कहीं IMF प्रोग्राम हो पाएगा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि सर जून में ये प्रोग्राम टर्मिनेट होने जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा, तो अब नवा 10वां रिव्यू उसे करना मुमकिन है भी सही कि नहीं? और फिर ये है कि IMF को हम नहीं समझा पाए बातें, या वाकई कोई और एलिमेंट्स भी हैं कि जो बार हर्डल बने उसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया? जी देखिए, पहली बात ये कि ये जो जून तक की आप बात कर रहे हैं तो ये मुश्किल है। ये आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो आपको डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी IMF के साथ बात करके समहाउ, और डिप्लोमेटिक चैनल्स को आपको जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा कि किसी तरह से IMF जो है आपके साथ इस चीज़ पर राज़ी हो कि 3 महीने से आगे कर दे प्रोग्राम को, ताकि ये रिव्यूज़ तरीके से हो सके, नंबर 1। सेकेंड, अगर आप नहीं करते, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको नए प्रोग्राम के लिए ये सारी कंडीशन वहीं ट्रांसफ़र होंगी, तो वो कोई नई बात नहीं होगी, और आप ज़्यादा उसमें डॉलर्स मांगेंगे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 12-15 बिलियन डॉलर के प्रोग्राम की है, तो उसमें आपको फिर कंडीशंस भी वैसी आपको फेस करना पड़ेंगी, और आपकी सारी कंडीशंस वही हैं जो भी आपने कुछ पूरी भी की और कुछ बाकी भी हैं। तो इसलिए जैसे सितंबर में इन्होंने ये किया था कि आने के बाद सितंबर में जो है वो IMF प्रोग्राम को एक्सटेंड किया था जून तक, तो ये एक्सटेंशन थोड़ी हो सकती है, इसी को कंप्लीट कर दें या नया कोई भी सेटअप आता है उसको मौका दें इलेक्शंस के साथ। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि एक्चुअली हमने अपना जो घर है ना वो खुद ठीक नहीं किया। हमने एक तरफ IMF के साथ कमिटमेंट की, IMF से कहा जी हम कंडीशंस पूरी करते हैं, दूसरी तरफ हम पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर देते हैं, या फिर करेंसी को कंट्रोल कर लेते हैं, या इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा रोक के रखते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स अनयूजुअल करते रहें। पिछले ओवर द पीरियड अगर आप 1 साल देखें तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स करते रहें। एक तरफ हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम उसको निगेट कर देते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। तो IMF को हमने खुद जो है वो फ्रस्ट्रेट किया, हमारा कसूर ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि IMF को हम जो है दोष दें। और फिर तीसरी चीज़ ये कि हमने अपने फिस्कल्स को जो है ना कभी बैलेंस ही नहीं करने की कोशिश की, कभी कमिटमेंट ही नहीं दिखाई कि उसको हम ठीक करें। आप ये देखें कि हमारे पास एनर्जी जो है, एनर्जी का इतना बड़ा पोर्शन हमारा जो है वो इस वक्त ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लॉसेस में जा रहा है। 2.5 ट्रिलियन रुपये का सिर्फ आपका एनर्जी का पावर का डेफिसिट है, इतना बड़ा जो सर्कुलर डेफिसिट हम जिसे कहते हैं। फिर आपका पेंशन का इतना बड़ा जो है वो जिन खड़ा हो रहा है 1.3 ट्रिलियन रुपीस का। फिर आपके एसओईज हर साल 1 ट्रिलियन रुपया खा जाते हैं आपका, तो 3-3.5 ट्रिलियन तो यहाँ आपका जा रहा है। अभी आप छोड़ दें, सिविलियन बजट अलग है, मिलिट्री बजट अलग है, मैं तो एक्चुअल गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ कि आपके की सेक्टर्स में गवर्नेंस क्या हो रही है। तो दूसरी बात, एक तरफ आपका 3-3.5 ट्रिलियन ये खर्चा जो है फजूल का जा रहा है, दूसरी तरफ अनटैक्स इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जिसमें जो पॉलिटिकल वोट बैंक है ना, उसमें प्रॉपर्टी, रियल स्टेट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और रिटेल। आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी में जो 3 बड़े एरियाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है और 56% टैक्स देता है। एग्रीकल्चर आपका सिर्फ 1% टैक्स देता है और 20% कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, और सर्विसेज आपका जो है तकरीबन 60% कंट्रीब्यूट करता है और हार्डली जो है वो इनफैक्ट 40-43% वो टैक्स देता है। अब एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी की सिर्फ बात कर लें आप, या ये कर लें, चलें रिटेल की बात करते हैं। रिटेल जो है इकोनॉमी का 20% है जो सर्विसेज का हिस्सा होता है, और रिटेल 1% टैक्स देता है आपका, और एग्रीकल्चर 20% है और वो भी 1% देता है, यानी कि 40% आपकी इकोनॉमी सिर्फ 2% टैक्स देती है। तो ये कितना बड़ा डिसबैलेंस है कि आप जो है टैक्सेस सही जगह डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ही आपकी नहीं होती, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होती, तो बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप ही नहीं करते, ना आप कमिटमेंट दिखाते हैं। तो ये करेंगे तो IMF क्या सारे आपके पास लैंडर्स आएंगे, बोलेंगे ये कमिटमेंट दिखा रहे हैं और चीज़ें सही कर रहे हैं तो हम इनको पैसे दें, इन्वेस्टमेंट दें। सही, इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब। इनफैक्ट ये एरिया जो टैक्सेशन का एरिया है सर, ये तो वाकई इसी गवर्नमेंट ने अगरचे रिटेलर्स के ऊपर भी टैक्स लगाने के वाले से पहले ऐलान किया, लेकिन फिर बैक कर गए। और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है या रियल स्टेट है सर, इसको किस बुनियाद पे इग्नोर किया जाता है या वो हाथ नहीं डाला जाता जो बाकी सेक्टर्स पे डाला जाता है। और इस सारी सूरत हाल में आप ये बताइएगा कि जो बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, कितना को रियलिस्टिक होगा और अवाम के मफाद में हो सकता है? आपको क्या लग रहा है, क्या आप फोर्सी कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, एक तो मेरा ख्याल है कि इतना रूम ही नहीं है कि बहुत ऐसा एक्सपेंशनरी बजट दिया जाए जो कि बहुत ही फिस्कली रिस्पॉन्सिबल ना हो। मैं हुकूमत को ये भी कहता हूँ कि आपके पास 15 या 17 अगस्त तक का तो टाइम है। अगर आप एक ऐसा बजट दे भी दें जो एक्सपेंशनरी हो, या वो IMF के साथ ना एग्रीमेंट में हो, या वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल ना हो, आप वो फ़ायदा लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, वो बात अनाउंसमेंट की हद तक रह जाएगी। सो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एक फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट आएगा। मसलन इससे मेरा क्या मतलब है, तनख्वाहें बढ़ेंगी पर इतनी नहीं बढ़ेंगी कि वो आउट ऑफ वैक हो विद द सिस्टम।
पेंशन्स बढ़ेंगी पर ऐसे नहीं बढ़ेंगी कि वो आउट ऑफ वैक हो। आई थिंक कि जो मिनिमम वेज है वो 30-32 हज़ार पे चली जाएगी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ जाएगा, कुछ आपको लैपटॉप स्कीम्स और इस तरह की चीजें दिखाई देंगी, बट ओवरऑल आई थिंक फिजिकली कंसोलिडेट करने वाला बजट होगा। मुझे अब भी ये मालूम है कि जो नंबर्स भी शेयर हो रहे हैं फंड के साथ, वो ये हुकूमत का ख्याल है कि इतने आउट ऑफ वैक नहीं है कि वो IMF इसको बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल समझ सके। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड। बट जो असल रिफॉर्म है ना, वो शायद आपको बजट में नहीं दिखाई देगा। अब वो क्या है, देखिए ये बजट पाकिस्तान का, आई मीन बहुत कम लोग ये बात समझते हैं, ये पाकिस्तान का वो बजट आने जा रहा है जिसमें जब आप अपने पैसे फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे करेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू के और जो आप दे चुके होंगे प्रोविंसेस को FBR से, तो आपके पास शॉर्टफॉल 500 से 1000 अरब का होगा कि आप मार्कअप की पेमेंट कर सकें। दिस इज द मोस्ट डैमेज बजट एवर। और पाकिस्तान का फिजिकल बिल्कुल आउट ऑफ वैक हो गया, बिल्कुल ब्रोकन हो गया है, इसमें कोई दो आरा ना रखिए। अब आप मुझे बताइए कि मैंने 7500 के करीब पेमेंट करनी है मार्कअप की, मेरे पास रह गया है 6500 के करीब, 1000 में बोरो करूंगा मैं, ये इन्हीं के अराउंड हो गए फिगर्स। अब लेट्स से कि क्या फाइनलाइज होते हैं, उसके बाद पेंशन के लिए बोरो करूंगा, डिफेंस के लिए बोरो करूंगा, सब्सिडीज के लिए बोरो करूंगा, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के लिए बोरो करूंगा, ग्रांट्स के लिए बोरो करूंगा। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा बजट है? बड़ी डॉक्टर साहब, बड़ी ये तो बड़ी आप डार्क पिक्चर शो कर पोर्ट्रे कर रहे हैं सर, लगता है भी ऐसे। सनाउल्लाह, मैं आपसे भी चाहूंगा कि क्या सिचुएशन अगर ऐसी है तो इसमें तो लगता है कि फिर हमें इस प्रोग्राम में जाए बगैर तो डिफॉल्ट से नहीं बच पाएंगे और ना ही बजट एक तरह से दे पाएंगे। नहीं, वो बात वही मैं पहले भी बात यही कह रहा था कि एक तो लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है शहजाद साहब ने, जो है ना, बड़ी कि आपके पास दिन कितने हैं। देखें, अगर बजट मंजूर होगा 30 जून तक तो आपके पास 1.5 महीना है। जिस तरह निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि हम 4 माह का बजट देंगे, तो देखना ये है कि आया कि इनको इस किस्म का बजट पूरे साल का देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन सिचुएशन इसी तरह है जिस तरह डॉक्टर खाकान ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन प्रोग्राम अवॉइड कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजन है ताकि उस कंडीशन से आज़ाद हो कि कोई ऐसा बजट दें कि जो बाहर पब्लिक फ्रेंडली हो, बहुत सारी पीपल फ्रेंडली हो। बहुत सारी चीज़ें सियासी बुनियादों पर सोची जा रही हैं, क्योंकि आज से एक हफ्ता कबल जब प्राइम मिनिस्टर को पहली ब्रीफिंग दी गई बजट के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि वो खुद एक जो है सारी चीज़ों को खुद देखेंगे। इनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। अब वो लाहौर में रहे हैं, कुछ दिन उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सबसे अलग-अलग मुलाकातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 2 मुख्तलिफ सेक्टर की मुलाकातें की हैं और उनसे प्रपोजल लिए हैं। तो पॉलिटिकल विजन उधर है और इसाक डार साहब तो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने तो एक बैलेंस शीट देख के चीज़ें करनी है, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ें उधर से आएंगी और उसमें लाजमी बात है जो इलेक्शन है, आम इंतखाबात, वो भी सामने रखे जाएंगे क्योंकि वो अक्टूबर में ड्यू हैं और ये 15-16 अगस्त है या वो अगस्त को ये नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी होगी तो ये चले जाएंगे। तो अब देखना ये है कि ये पूरे साल का बजट इलेक्शन को देख के बनाते हैं या क्योंकि सूरत हाल बजट की खाकान साहब ने जिस तरह बताई है वो तो बड़ी कि जो फेडरल के पास बचेंगे अगले साल वो एक हेड के खर्चा भी पूरा नहीं करने के लिए काफी नहीं है। एक ब्रेक के लिए कहा जाए, सनाउल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो बिफ्ता साहब भी खतरे की घंटियां बजा रहे हैं, वो कितनी दुरुस्त है। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में के बाद फिर खुश आमदेद खुर्रम शहजाद साहब। इनफैक्ट बिफ्ता इस्माइल साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना, उनकी गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी पिछले दिनों, वो तो कह रहे हैं कि सितंबर तक तो शायद मामला चल जाए, लेकिन उसके बाद अगर IMF का अम्ब्रेला ना रहा तो फिर डिफ़ॉल्ट से बचना नामुमकिन हो जाएगा। आपको लगता है वाकई सूरत हाल ऐसी है? क्योंकि अब तक की गुफ्तगू से तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने इससे पहले बुरे हालात नहीं देखे। देखें, बिल्कुल बात यह है कि डिफ़ॉल्ट, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो उसी वक्त होगा जब हम बॉन्ड जो होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट नहीं करेंगे, जो कि अप्रैल 2024 में ड्यू है, तकरीबन कोई $1 बिलियन है। तो वो अगर हमने पे नहीं किया तो फिर हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। वो किस तरह से कि आपके पास जो है रफली कोई $25 बिलियन आपको जो है वो डेट रीपे करना है अपना,
नेक्स्ट ईयर में भी, यानी कि जुलाई से लेकर अगले जून तक। अब इस दौरान आपके पास $25 बिलियन का आधा आप रोल ओवर कर लें, और आधा तो आपने पे करना होगा, तकरीबन $12.5 बिलियन। उसके साथ आपको तकरीबन कोई 7-8 बिलियन डॉलर्स रफली एटलीस्ट आपको करंट अकाउंट के लिए चाहिए, अपना इकोनॉमी को रन करने के लिए चाहिए। तो आप ये देख लें कि आपको 20 से 22 अरब डॉलर अगले साल चाहिए, और आपकी इस वक्त किटी में जो है तकरीबन कुछ $4 बिलियन हार्डली पड़े। तो आपके पास फिर इंपोर्ट्स के लिए एसेंशियल्स, दवाइयों से लेकर पेट्रोल से लेकर 50 और चीज़ें हैं एसेंशियल, वो कैसे मंगवाएंगे आप? उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और आपको एक और मैं चीज़ बताऊं, अभी हम ऑफ द कैमरा जो है इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। एक इसे अब फॉर्चुनेट कहें अनफॉर्चुनेट कहें, ग्रे इकॉनमी हमारे यहाँ काफ़ी अब बढ़ती गई है। पिछले कुछ डिसीजंस ऐसे हुए हैं जो होपफुली इस बजट में ना हो, जिसने ग्रे इकॉनमी को बहुत ज़्यादा तकवीत दी है। तो आपके पास जो रुपी इन सर्कुलेशन है इस वक्त, यानी कि हाथों में जो कैश घूम रहा है, वो तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपया है। 9 ट्रिलियन रुपया, यानी कि ये बैंक में नहीं है, ये हाथों में है। तो इसे मैं कहूँगा जो स्ट्रीट इकॉनमी है ना इस वक्त, वो आपको इस वक्त सर्वाइव करवा रही है, स्ट्रीट इकॉनमी। और तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 38% जो है नंबर आज आया है, और तकरीबन को 49%, 48-49% आपकी फूड इन्फ्लेशन है। तो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये है कि अर्निंग कैपेसिटी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो पॉवर्टी में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी, महंगाई जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ अरसे तक आपको ये जो स्ट्रीट इकॉनमी है, जो हाथों में कैश है, इसे जो ये चलाने में मदद दे रही है। और मेरे ख्याल में ये आगे 3-4-6-8 महीने आपको और मदद दे सकती है। लेकिन स्टिल हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत जल्दी इस पर कुछ प्लान करना है और आगे बढ़ना है ताकि हम ट्रैक पे आ सकें। पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब, अब क्रिटिसिज्म तो बड़ा होगा गवर्नमेंट पे, अब कुछ बताइए कि प्रिवेलिंग सिचुएशन के अंदर वो कौन कौन सी लीकेजेस हैं जिनको हम एड्रेस करके बहरहाल अब कहीं आगे बढ़ सकते हैं, कुछ वो भी कुछ तजवीज़ कीजिए सर, बताइए। देखिए, एक तो हुकूमत एक अच्छा बजट दे, उसमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करे और फैसले करे कलीदी, और ये फैसले ये भी कर सकते हैं। मसलन एक मैं हमेशा कहता हूँ, 18वीं तरमीम आपने की, अब आपने सारे जो खर्चे हैं वो अपने पास रख लिए, सारे सब्जेक्ट्स भी अपने पास रख लिए, पर सूबों को एनएफसी करके बहुत बड़ी रकम पकड़ा दी। अब ये कहाँ की अक्लमंदी है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में और करंट एक्सपेंडिचर में। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ज़कात एंड उशर हो गया, इस तरह के बेशबहा चीजें हैं जिनसे फेडरल को ठीक करना, पहले मैंने बताया फेडरल कितना ब्रोकन है, फेडरल को ठीक करना यहां से शुरू होगा। अगर आप ये सारे ट्रांसफर कर देते हैं, दी एस्टिमेट सारा आपको 300 से 400 अरब रुपए की बचत होगी। पेंशन का जो बढ़ना है, हमें रिफॉर्म दिखाइए। देखें, अगर पिछले 12-14 महीने अब इस हुकूमत को भी है, हमें रिफॉर्म दिखाइए कि पेंशन का बढ़ना कैसे रुकेगा। नई वैकेंसीज को आप फ्रीज कर दीजिए, नई वैकेंसीज पे भर्ती ना कीजिए। एसओईज के जो लॉसेस हैं उसमें कोई प्लान तो बताइए ना। 952 अरब रुपए का आपने एक प्लान लिखा और आईएमएफ को दिया, मैं आपसे शेयर कर लूंगा कभी, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि वो मैंने पहली दफा पाकिस्तान में लिखा था 2014 में। अब हमने कहा हम 952 अरब का नुकसान करेंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि कौन सी इकोनॉमी इन तीन चीजों को ही लेकर चल सकती है। सो इस तरह की चीजों पे फैसला कीजिए। 12,000 अरब का डेवलपमेंटल थ्रो फॉरवर्ड चल रहा है, 700 अरब आप देंगे, उनको क्लीन अप कीजिए। एक मैं आखिरी बात ये किए जा रहा हूं, हर कोई पाकिस्तान में ये समझता है कि एक्सपेंडिचर में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इफ्तिखार भाई और सना साहब, ये याद रखिए, जितनी बड़ी गुंजाइश एक्सपेंडिचर में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। और उसके बाद 1482 अरब रुपए का लिखा है हमने इकोनॉमिक सर्वे में, टैक्स कंसेशंस हैं। यही चीज ठीक कर लें, बजट करेक्ट हो जाएगा। जी सनाउल्लाह, लास्ट कमेंट्स आपके चाहिए क्या? बिल्कुल, अगर इनको सरवाइव करना है, इकानमी को बेहतर करना है, एक तो तमाम एसयूज 400 के करीब हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें रेलवे है, पीआईए, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिनका 2.5 अरब तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का वो है। तो इन तमाम को निजी शोबे के हवाले कर देना चाहिए। हुकूमत का काम ये नहीं है रेलवे चलाना, पीआईए चलाना, पीआईए का खसारा देख लें, इन सब को बेच देना चाहिए। और क्या ज़रूरत है 18वीं तरमीम के बाद 85 वजीर शहबाज शरीफ साहब लेके बैठे हैं, 85 वजीर एक्सपर्टीज के एरिया, और एक एक वजारत में 3-3 वजीर हैं। इतने सारे जो आपकी वजारतें हैं, डिवीज़न है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। फेडरल में 4 से 5 वजारतें होनी चाहिए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा ये कम होंगे ना आगे होंगे। आगे भी ऐसी हुकूमत आएगी, मखलूत हुकूमत बनेगी और धड़ल्ले से वजीर बनेंगे। ये भी हो सकता है कि अगली जो काबीना हो सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले।
तो पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो इन चीज़ों हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हाउस इन ऑर्डर करना इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं, कल तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।